हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट की, जो कि है 9 यूनिट हमारी। और जो 9 यूनिट है उसका नाम है रेनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हमारी किडनी और जो हमारे यूरिनरी यानी कि यूरिन से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में सारी की सारी हमारी इंफॉर्मेशन है और उसकी मैनेजमेंट वगैरह सारी दी हुई है इस यूनिट के अंदर। तो इस यूनिट के अंदर जो हम स्टडी करेंगे वो हम सारा का सारा किडनी के बारे में जानेंगे। तो इसमें देखेंगे कि भी हमारी, पहले हम किडनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी किडनी का पूरा सीखा है, बट इसमें एक बार डायग्राम दिया हुआ हमारा किडनी का, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपको ध्यान ही होगा कि ये हमारा क्या होता है। ये सुपीरियर वेना केवा है जो हमारी बॉडी का और ब्लड जो है इकट्ठा करके सारा का सारा हार्ट में खोला करके देती है। ये हमारी आरोटा है इस तरफ, और जो डार्क है ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है। आरोटा क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें ये एड्रेनल ग्लैंड्स है जो कि हमारा किडनी के ऊपर होता है। तो एड्रेनल ग्लैंड्स जो होता है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये एड्रेनल आर्टरी है इसके पास। तो एड्रेनल आर्टरी हमारी क्या करती है, एड्रेनल आर्टरी जो है ये हमारी करती है प्योर ब्लड की सप्लाई हमारी किडनी को। ठीक है, वेन जो होती है वो क्या करती है, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, और ये हमारी राइट किडनी है और राइट रेनल आर्टरी है, ये आप देख सकते हैं। तो नाम देख के जो एरो में निशान है उसके हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो रेनल वेन है, रेनल आर्टरी है। तो इसमें हमारा लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड्स है। जो एड्रेनल ग्लैंड्स है वो किडनी के ऊपर ही होते हैं हमारे। तो एड्रेनल जो हमारी लेफ्ट एड्रेनल वेन है, एड्रेनल आर्टरी है जो ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड कैरी करती है वहाँ का, ये हमारी लेफ्ट किडनी है। और ये रेनल आर्टरी है, ये हमारी रेनल वेन है। ठीक है, और ये है हमारी लेफ्ट यूरेथर, यानी कि यहाँ पर किडनी के अंदर हमारा सारा का सारा प्रोसेस होता है यूरिन के बनने का। और फिर ये होती है यूरेथर, ये लेफ्ट है और ये हमारी राइट है। तो इसमें जो नेफ्रॉन होती है वो सारा का सारा हमारा अंदर काम करती है, हमारा सिस्टम होता है। और फिर उससे हमारा यूरिन यूरेथर के जरिए आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दोनों तरफ से। यहाँ पर हमारा यूरिन जो है वो इकट्ठा हो जाता है और ये हमारी ओपनिंग होती है यूरेथर की, आप देख सकते हो। ये यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर हमारा यूरिन जो है इकट्ठा होता है। और यहाँ होते हैं हमारे स्पिंस्टर मसल्स जो कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा हमारे स्पेंसर मसल्स जो है वो ओपन होंगी और प्रेशर कम होते हुए अपने आप ही बंद भी हो जाते हैं, जो कि विशेष प्रकार के हमारे स्पेंसर टिश्यूज पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये होती है हमारी यूरेथ्रा, इसकी ओपनिंग से यूरिन जो है पास आउट किया जाता है। तो ये था हमारा डायग्राम। तो ये हमने थोड़ा सा जो डायग्राम है वो रिवाइज किया है ताकि आपको इसके बारे में जो भी डिजीज पढ़ेंगे तो आपको ऑर्गन से और एक पर्टिकुलर पता रहे कि भी कौन सी जगह पर कौन सी डिजीज और किस इफेक्ट से किस डिजीज को किस तरीके से बोला जाता है और कौन सी हमारी डिजीज किस जगह पर होती है। तो ये हमारा रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था इसके अंदर। अब हम देखेंगे कि ये जो यूनिट है इसके अंदर हमारी कौन कौन सी जो अबनॉर्मलिटी है या कौन कौन से डिसऑर्डर है, डिजीज है वो आती है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहली जो डिजीज है, सबसे पहली जो डिजीज है इसका नाम दिया गया है ग्लूमेरुलोनेफेरिस्ट। ठीक है, तो ये ग्लूमर से रिलेटेड है, वहां पर इंफ्लेमेटरी से रिलेटेड हमारी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम से, जो नेफ्रॉन से रिलेटेड है। रेनल स्टोन है हमारा, एक्यूट रेनल फेलियर है, क्रॉनिक रेनल फेलियर है। तो ये हम इनको पूरे डिटेल में करेंगे। साइटिस हमारी आ जाती है इसमें, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आ जाते हैं हमारे, यूरोटिटिस आ जाती है इसके अंदर, यूरेथ्रल सिस्टिक्स आ जाती है इसमें, रिटेंशन ऑफ यूरिन आ जाता है इसमें, यूरिनरी रिटेंशन जो हमारा होता है। और लास्ट में जाकर के आएगा हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ रेनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे जो हमारे टॉपिक हैं, सारी की सारी जो डिजीज डिसऑर्डर है इनके बारे में हम इस यूनिट के अंदर डिफाइन करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे हमारे डिजीज डिसऑर्डर। तो आपने पूरा ध्यान से करना है। तो चलिए चलते हैं हमारी सबसे पहली जो डिजीज है उसके साथ। ठीक है, तो करते हैं पहली डिजीज। तो भाई ये है हमारी फर्स्ट डिजीज जिसका नाम है ग्लूमेरुलोनेफेरिटिस। ठीक है, तो इसमें हमारा इंट्रोडक्शन दिया है सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इन्होंने बताया है कि ग्लूमेरुलोनेफेरिस जो होती है ये एक ग्रुप है बीमारी का। ठीक है, किस बीमारी का, इंजरीज टू पार्ट ऑफ किडनीज दैट फिल्टर ब्लड। ठीक है, तो जहां पर जिस हिस्से में ब्लड फिल्टर हो रहा है हमारे किडनी के, वहां पर जब किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो कॉल्ड ऑफ द ग्लूमरली, तो उसे ग्लूमरी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि किडनी के उस हिस्से में चोट लग जाना जहां पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है। वैन किडनी इज इंजर्ड, जब हमारी किडनी पर चोट लग जाती है या इंजर्ड हो जाती है, इट कैन नॉट गेट राइड ऑफ वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द बॉडी इफ इट इज कंटिन्यूस। तो उन्होंने बताया है कि जब हमारी किडनी इंजर हो जाएगी, चोट लग जाएगी, तो हमारी किडनी जो है वो वेस्ट जो होता है और एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है वो बॉडी से नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, तो लगातार अगर ऐसा ही चलता रहे, यानी कि इफ इट इज कंटिन्यूस, अगर लगातार ऐसा ही होता रहे, हमारी बॉडी से फ्लूइड और वेस्ट पदार्थ जो है वो नहीं निकलेंगे, तो क्या होगा, देन किडनी में स्टॉप वर्किंग। तो हमारी जो किडनी होती है वो कंप्लीटली काम करना बंद कर देगी, रिजल्टिंग इन किडनी फेलियर। और रिजल्ट क्या होगा, किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि किडनी के उस पार्ट पे किसी प्रकार की चोट लग जाना जहाँ पर ब्लड को फिल्टर किया जाता है,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वहां पर चोट लग जाने की वजह से हमारी जो किडनी होती है वो हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है या वेस्ट प्रोडक्ट है सारे के सारे उनको बाहर नहीं निकाल पाएगी, और ऐसा जब लगातार चलता रहेगा तो किडनी काम करना कंप्लीट बंद कर देगी, और उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा हमारा किडनी फेलियर। तो ये इंट्रोडक्शन में था। अब हमारी आ जाती है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अंदर इन्होंने क्या बताया है, इट इज एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज इन्वॉल्विंग द रेनल ग्लोमेरुली of both kidney caused by the antigen or antibodies reactions. Reaction following of the streptococci infections causes damage to glomeruli of kidney. तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी डिजीज है और हमारे रेनल ग्लोमेरुली जो होती है, हमारी जो दोनों किडनी होती है वहां पर ये इन्फ्लामेटरी यानी कि एक प्रकार की सूजन है जो किस वजह से होती है, हमारे एंटीजन और जो एंटीबॉडीज होते हैं जब उनका रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से हमारी चीजें होती हैं, और ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारी किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुली होता है उसको डैमेज यानी कि हानि पहुंचाने का कारण बनता है, ठीक है। तो ये थी हमारी इसके अंदर डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हमें यहाँ रीच में आ जाती है कोज एंड इटियोलॉजीज। तो कोज में इन्होंने बताया है इट इज इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट ऑकर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ आइदर एंडोजेनेसिस एंटीजन ऑफ एक्सोजेनेसिस एंटीजन। तो इन्होंने जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड जो हमारा डिसऑर्डर होता है तो उसमें रिस्पॉन्स किस चीज का बताया है, एंटीजन हमारे एंडोजेनेसिस और एक्सोजेनेसिस एंटीजन इसमें रीजन बताए हैं। तो ये एक तरीके के हमारे एंटीजन होते हैं, ये हम माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर की है उसके अंदर पढ़ते हैं। तो हमारे एंडोजेनेसिस में क्या बताया है इन्होंने, तो इसमें आईजीजी बताया है, दोज ऑफ ऑलरेडी इन द बॉडी। तो ये हमारे एक तरीके के क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं जो कि एंटीबॉडीज होते हैं, यानी कि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले एंटीजन नहीं, ये हमारे एंटीबॉडी होते हैं जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे होते हैं न्यूक्लियर एंटीजन, इसके अंदर पाए जाते हैं, और जो हमारे कार्सिनोजेनस ये हमारे एंटीजन पाए जाते हैं, तो ये हमारे एंडोजेनेसिस होते हैं, ठीक है। ये एंडोजेनेसिस एंटीजन पाए जाते हैं। और एक्सोजेनेसिस में हमारे कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, एक्सोजेनेसिस के अंदर हमारी आ जाती है इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इसमें हमारी सारे के सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फेक्शन होता है, यानी कि सेप्लोकोकस इन्फेक्शन इसके अंदर आ जाता है, माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन इसके अंदर आ जाता है, मीजल और वायरस यानी कि खसरा और वायरस जो होते हैं, ठीक है। और हमारा कार्सिनोजेनेसिस इसके अंदर आ जाएगा, सेप्टोकोकस इन्फेक्शन इसके अंदर आ जाएगा, फेरिनोमोका, ये सारे के सारे जो इन्फेक्शन है ये जो वायरस और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे रिलेटेड ये हमारे होते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे एक्सोजेनेसिस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये टाइप के होते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी जाती है। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में किए हैं कुछ लेसन तो उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने कुछ कराए हैं पीछे भी, एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं वो हम फर्स्ट ईयर के जो वीडियोज है उनमें देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आई है तो चीजें। तो इसमें टाइप होती है हमारी, तो टाइप देखते हैं कौन कौन सी हो जाती है इसके अंदर। सबसे पहले टाइप में आ जाता है हमारी, एक होती है अक्यूट, एक होती है क्रॉनिक, ठीक है। तो अक्यूट में क्या आ जाता है, आफ्टर 2 से 3 वीक के अंदर के बाद ये इन्फेक्शन हो जाता है। क्रॉनिक में ये कुछ महीने इसके अंदर लग जाते हैं इन्फेक्शन के अंदर। और पैथोफिजियोलॉजी अगर हम इसकी देखें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, सबसे पहले कारण क्या होगा, इन्फेक्शन का कारण बनेगा एंटीजन और एंटीबॉडीज रिएक्शन विद इन द ग्लूमरस। तो ग्लूमरस के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी जो है उनका आपस में के बीच में रिएक्शन होगा यानी कि प्रतिक्रिया होगी, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी डैमेज ऑफ एंड द डेली ऑफ द obstruct ग्लूमरस फंक्शन। तो हमारा जो ग्लूमरस का जो फंक्शन होता है उसके अंदर रुकावटें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी डेली, और इन्फ्लेमेटरी हो जाएगी यानी कि सूजन हो जाएगी और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ग्लूमरस मेंबर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, किस वजह से, यानी कि सिलेक्टिव परमेबिलिटीज की वजह से हमारे जो ग्लूमरस मेंबर्स की जो कैपेसिटी होती है यानी कि जो उसके अंदर क्षमता होती है उसकी हानि होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारी जो उसकी छानने की क्षमता या फिर फिल्टर करने की जो क्षमता होती है उसका जो काम होता है उसकी क्षमता में हानि होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये रीजन रहता है, ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिया गया है इसके अंदर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इन्होंने बताया क्या क्या देखना है। तो इसमें जो यूरिन है वो डार्क कोला कलर यूरिन हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ब्लैक कलर का हो सकता है, और प्रोटीनूरिया हो सकता है, यूरिन में प्रोटीन आना स्टार्ट हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी वगैरह बढ़ जाएगा, फीवर रहेगा, थकावट हो जाएगी, एनोरेक्सिया पीला हो जाना, सांस लेने में कमी, यूरिन कम पास आउट होएगा, यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है, हेडेक सर दर्द भी हो सकता है, आपको ठंड भी लग सकती है, वीकनेस भी महसूस होगी, आपको जनरलाइज एडिमा हो सकता है यानी कि फेस के ऊपर भी सूजन हो सकती है, और नेजला और वोमिटिंग। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमारी चीजें आ जाती हैं जो कि यूरिनरी रेनल और हमारे रेनल सिस्टम से संबंधित हमारे सिम्टम्स भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हमारी चीजें आती है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर। तो भाई अब देखेंगे हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, यूरिनाइज करना है, यूरिन का जो एग्जामिनेशन होते हैं वो नीडल बायोस्कोपी जो हमारी होती है यानी कि सुई के द्वारा किए जाने वाली जो बायोस्कोपी होती है, ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट जो हमारा कैरेटिन वगैरह चेक किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारा चेक किया जाता है जैसे यूरिन नाइट्रोजन वगैरह चेक किया जाता है, यूरिया और नाइट्रोजन चेक किया जाता है जिसके अंदर ब्लड के अंदर, और एएसओ किया जाता है जैसे कि एंटी
स्ट्रेप्टोसिस टाइटर, जिसके अंदर हमारा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बारे में पता लगा जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे टेस्ट हैं और ये हमारे चेक किए जाते हैं रनर सिस्टम, अगर ग्लूमरल्स के अंदर किसी प्रकार की सूजन या चोट लगी हुई है तो। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर मैनेजमेंट आती है। तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या देंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के अंदर। तो इसमें हमारे सिप्रोफ्लैक्सिन दी जाएगी, लेवोफ्लैक्सिन दी जाएगी और हमारी दी जाएगी ऑक्सोफ्लैक्सिन। तो इसके अंदर ये हमारी दवाइयों के नाम है और ये हमारी एंटीबायोटिक थेरेपी है, यानी कि ड्रग थेरेपी जो है वो दी जाती है। और इसमें हमारी आ जाती है एंटी हाइपरटेंसिव जो हमारी थेरेपी होती है वो दी जाती है, जिसके अंदर प्रोफेरानॉल या फिर हमारा आ जाता है एटनोलॉल। तो ये भी हमारे ड्रग्स हैं जो कि हमारी जो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी होती है। ठीक है, यानी कि हाइपरटेंसिव को कम करने वाली ये हमारी दवाइयाँ होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाता है, जो कि इम्यूनो हमारा सुप्रेसेंट एजेंट होते हैं। तो ये हमारे कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारा आ जाता है साइक्लोफोस्फोमाइड्स या फिर हमारा पेडिसोनॉल्स, और हमारा ड्यूरेटिक हो जाता है, यानी कि यूरिन को बढ़ाने वाली हो जाती हैं। और ये जब यूरेटिक यानी कि मूत्रवर्धक इसको बोला जाता है, और ये सूजन वगैरह को भी कम करने में काम आती है। तो सूजन वगैरह को कम करेंगे, ये फ्यूरोसेमाइड्स हो जाती है इसमें, और ये हमारे सेप्रानोलोटोन, ठीक है, लैक्टोन्स। तो ये हमारी सारी की सारी दवाइयों के नाम है। तो ये हमारी होगी एंटीबायोटिक थेरेपी के अंदर। ये हमारी एंटी हाइपरटेंसिव के खिलाफ अगर आपको दवाइयाँ देनी है, ये हमारे कॉर्टिकॉइड जो हमारे एजेंट होते हैं, और ये हमारी ड्यूरेटिक्स, ठीक है, वो सूजन को कम करने वाली होती हैं। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आपने इन दवाइयों का इस्तेमाल इसमें करना है। नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है डाइटरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो डाइटरी मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि भी किस तरीके की डाइट आप मैनेज करोगे पेशेंट के लिए। तो सबसे पहले लो सोडियम डाइट शुड बी गिवन, जिसमें सोडियम लेवल बिल्कुल कम होना चाहिए, यानी कि नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। अवॉइड करनी है आपने बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, यानी कि न्यूट्रिशन पोषक तत्व जो है उसमें बिल्कुल बैलेंस होने चाहिए, जितनी बॉडी को जरूरत है उतनी ही। हाई कैलोरीज और रिच प्रोटीन डाइट, तो उसके अंदर कैलोरी हाई होनी चाहिए, और जो हमारी प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं वो भी डाइट के अंदर अच्छे होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल बैलेंस डाइट हमारी पेशेंट को दी जाती है इसमें। फिर हमारी आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारी आ जाती है क्या क्या आपने प्रोवाइड करना है, नर्स को क्या क्या प्रोवाइड करना है पेशेंट को। तो सबसे पहले बेड रेस्ट बताया है, पेशेंट को बेड रेस्ट करना है एक्यूट फेज में, अगर पहली अवस्था है उसकी तो उसको पहले ही बेड रेस्ट के प्रोवाइड करना है। परफॉर्म पैसिव रेंज का जो मोशन एक्सरसाइज होती है पेशेंट को बेड रेस्ट के साथ साथ, उसको पैसिव होती है, एक तो होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। एक्टिव जिसमें ज्यादा गतिविधि कराई जाती है एक्सरसाइज के अंदर, और पैसिव होती है जिसमें बिल्कुल हल्की फुल्की गतिविधि कराई जाती है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज के लिए आपको पेशेंट को मोशन कराना है, यानी कि हल्के फुल्के तरीके से हिलाना है। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, अलाउ द पेशेंट ऑफ द रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटीज ग्रेजुअल द सिम्टम्स सबसाइड। तो आपने पेशेंट को जो है नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए अलाउड करना है, जब उसके जो सिम्टम दूसरी तरीके के सिम्टम अगर नहीं, दूसरी तरीके की जो सबसाइड्स होती है उसमें अगर कोई सिम्टम्स नहीं होता तो पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए अलाउ करना है। नेक्स्ट आपने कंसल्ट करना है डाइटिशियन से कि जो डाइट है उसमें हाई कैलोरी देनी है, लो प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम और फ्रूट्स किस तरीके से देना है। तो ये सारा का सारा आपने डाइटिशियन से कंसल्ट कर लेना है। ठीक है, तो डाइट किस प्रकार की देनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, तो इसमें हमारा इम्यूनोसप्रेसेंस जो होती है वो प्रोटेक्शन आपने देनी है कि पेशेंट के अगेंस्ट ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस बाय द प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन ऑफ द हाइजीनिक टेक्निक ऑफ द प्रिवेंटिंग कंटेंट विद ऑफ द इन्फेक्टेड पीपल्स। तो आपने प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को, जिसको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है उस पेशेंट को आप बिल्कुल प्रोटेक्ट करोगे ताकि उसको किसी और से इन्फेक्शन ना लगे। और जो उसका उसके न्यूट्रिशन का, उसकी साफ सफाई यानी कि हाइजीनिक चीजों की, हाइजीनिक जो टेक्निक होती है उनको सब चीजों का उसका ध्यान रखना है और रोकथाम करनी है कि दूसरे पीपल्स उसकी वजह से इन्फेक्टेड ना हो और उसकी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्शन पीपल भी इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, और वो भी किसी दूसरे इंसान की वजह से इन्फेक्टेड ना हो। तो इस तरीके की प्रोटेक्शन आपने पेशेंट को देनी है। मॉनिटर करना है आपने वाइटल साइन वगैरह या फिर इलेक्ट्रोलिटी वैल्यू जो होती है पेशेंट की, वो सारी की सारी आपने मॉनिटर करके रखनी है। वाइटल साइन में आपको पता है टीपीआर लेना होता है, जैसे कि टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेटरी है, तो सारे के सारे आपने लेके रखने हैं। फिर आपने मॉनिटर करना है इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द डेली वेट। तो उसका वेट कितना बढ़ रहा है डेली, कितना कम हो रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है, तो ये आपने मॉनिटर करके रखना है। नेक्स्ट रिपोर्ट आपने करनी है पेरिफेरल से इडिमा ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द एस्थेटिक। तो हमारे जो पानी जो इकट्ठा हो जाता है अंदर जो भर जाता है उसके अंदर, तो वो फॉर्मेशन की या फिर वहां पर स्वेलिंग हो जाना या पेरिफेरल स्वेलिंग हो जाना, तो इन सभी चीजों की रिपोर्ट भी आपने बना के रखनी है। एक्सप्लेन करना है पेशेंट को टॉकिंग ड्यूरेटिक दैट द मे ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द आर्थोटेटिक हाइपोटेंशन ऑफ डिजीनेस व्हेन द चांस पोजीशन क्विक। तो पेशेंट को आपने बताना है, तो इन्होंने बताया कि चांस पोजीशन क्विक, अगर आप जल्दी करते हैं, पोजीशन चेंज करने में अगर आप जल्दी करते हैं तो आपको चक्कर आ सकता है और आपको हाइपरटेंशन हो सकता है और आपको आर्थोस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरीके की पेशेंट को सारी की सारी चीजें बतानी है और यूरिन से संबंधित जो चीजें होती है वो भी एक्सप्लेन करनी है आपने पेशेंट को। ठीक है, तो प्रोवाइड करना है आपने फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, तो आप पेशेंट को देंगे ही, और बाकी जो होती है पेशेंट की फैमिली जो होती है
उसको भी आप ये चीजें बताएंगे कि इसको फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट आप पेशेंट को देंगे, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपने पेशेंट और उसकी फैमिली को भी देना। फिजियोलॉजिकल तो देना ही है, क्योंकि पैसिव एक्सरसाइज जब वो करेगा तो आपने फिजियोलॉजिकल सपोर्ट उसको दोगे, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप दोगे कि उसको मानसिक रूप से प्रिपेयर कर सके अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने में, और जो उसकी फैमिली होती है उसको भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे ताकि वो पेशेंट की हेल्प कर सके अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर हमारी एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू, इसमें आ जाता है भाई कॉम्प्रोमाइज रेनल फंक्शन। तो इसमें सारे के सारे हमारे जो फ्लूइड वॉल्यूम होती है उससे रिलेटेड, सारे रेनल फंक्शन से रिलेटेड हमारे जितने भी कॉम्प्रोमाइज चीजें होती है वो सारी की सारी देखनी है कि भी फ्लूइड वॉल्यूम का ज्यादा हो जाना, उससे रिलेटेड हमारे रेनल फंक्शन पर किस तरीके की दिक्कतें होती है वो सारी की चीजें डायग्नोज करोगे। इनफेक्टिव जो रेनल टिश्यूज परफ्यूजन होता है ग्लूमरल्स डैमेज होने की वजह से, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे कि ग्लूमरल्स डैमेज हो गया तो उसकी वजह से टिश्यूज परफ्यूजन किस तरीके का है। इम्बैलेंस जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, अभी खाना पीना जो ठीक से नहीं खा जाता, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर न्यूट्रिशन नहीं लिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड हमारा एनोरेक्सिया और हमारा अल्टरेटेड जो रेनल फंक्शन है वो किस तरीके का है, तो इससे रिलेटेड भी सारी की सारी चीजें आपने नोट करनी है, डायग्नोज करनी है। ठीक है, तो रिस्क जो हमारा इम्पेयर्ड ऑफ द स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा एंड डिस्क्रीज एक्टिविटी, तो आपने सारी की सारी जो खतरे होते हैं, यानी कि एक्टिविटी का कम हो जाना, या सूजन से रिलेटेड, या स्किन के अंदर किसी भी तरीके की हानि हो जाना, तो इस तरीके का अगर कोई भी खतरा है तो उसके बारे में भी आप जानकारी जरूर लेंगे। ठीक है, डिफिशिएंट नॉलेज आपने रिलेटेड हमारी प्रोग्नोसिस से जो ट्रीटमेंट होता है, जो सेल्फ केयर होती है, और जो डिस्चार्ज नीड होती है, डिस्चार्ज होने की जो नीड होती है, ठीक है, तो सारी के सारी उससे उसका जो नॉलेज का जो अभाव है वो भी आपने देखना है कि उसे कब डिस्चार्ज होना, क्या उसका इलाज चल रहा है, कैसे उन्हें अपनी केयर करनी है, कब वो उसे डिस्चार्ज होने की जरूरत है, तो वो सारी की सारी जो नॉलेज है वो उसको देनी है, उसको बताना है। अगर वो आपसे सवाल करता है या बार बार आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके की नॉलेज का अभाव उसके अंदर देखेंगे और उसे बता भी सकते हैं, और आपने इन चीज़ों को क्लियर करना। और यही जो चीज़ें होती हैं सारी होती हैं कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी इसी तरीके से दिया जाता है कि उनको जो भी उनके अंदर फियर है या जिस भी तरीके की जानकारी उनको चाहिए है, अगर वो आपको उनको ठीक से आप बताते हैं तो साइकोलॉजिकल रूप से आप पूर्ण रूप से उनको सपोर्ट कर पाएंगे और वो आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे। तो यही काम होता है नर्सिंग का, यही रोल होता है नर्सिंग का। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें सारी इसीलिए आती है क्योंकि एक नर्स जो है वो पेशेंट के क्लोज रहती है, और क्लोज रह करके उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है, समझ सकती है, और उसे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकती है उसे और उसकी फैमिली को। तो ये डिजीज है वही ग्लूमरस यानी कि यूरिनरी सिस्टम यानी कि रेनल से संबंधित। तो ये होती है हमारी यहाँ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।